हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड प्रॉपर्टीज जो होती है वो ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होती है और ट्रांजैक्शन जो डेटाबेस के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। ट्रांजैक्शन क्या होते हैं इसके लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं एसिड प्रॉपर्टीज। देखिए, एसिड प्रॉपर्टीज को ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी अगर फुल फॉर्म की बात करें, एसिड जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो 4 अलग अलग वर्ड्स को मिला करके बना है। A for एटमोसिटी, C for कंसिस्टेंसी, I for आइसोलेशन एंड D for ड्यूरेबिलिटी। इन चारों को शॉर्ट में जब लिखा जाता है तो एसिड प्रॉपर्टीज बनती हैं। ये प्रॉपर्टीज किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर अप्लाई करी जाती है। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी हम डेटाबेस के ऊपर कोई भी जो है सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसे ट्रांजैक्शन बोला जाता है। इस ट्रांजैक्शन में हो सकता है एक ही ऑपरेशन हो या मल्टीपल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। तो ऐसे सेट ऑफ ऑपरेशंस को जो डेटाबेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए, यानी कि ट्रांजैक्शन के अंदर इंटीग्रिटी बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे और एक्यूरेसी बनी रहे और डेटाबेस भी जो है आपका इंटीग्रेटेड, कंसिस्टेंट और एक्यूरेट स्टेट में बना रहे, इसके लिए एसिड प्रॉपर्टीज अप्लाई करी जाती है। और एसिड प्रॉपर्टीज कब अप्लाई करी जाती है, कब मेंटेन करी जाती है? जब ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहा है। ऐसा नहीं ट्रांजैक्शन होने के पहले या बाद में अप्लाई करी जाए, ट्रांजैक्शन के टाइम पे इसे अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ अप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि कोई रूल्स रेगुलेशन है या कोई कमांड जो आपने अप्लाई किया। ट्रांजैक्शंस को किस तरह से परफॉर्म किया जाए ताकि ये प्रॉपर्टीज मेंटेन रहे, इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, यानी कि एसिड प्रॉपर्टीज एक तरह से थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो हम अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ताकि जो है एसिड प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज बनी रहे। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। एटमोसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी ऑपरेशन है या तो वो सारे सक्सेसफुल होंगे या सारे ही फेलियर हो जाएंगे, यानी कि जो भी आउटपुट आएगा वो सारे ट्रांजैक्शन पे, सारे ऑपरेशन पे अप्लाई होगा। कंसिस्टेंसी, किसी भी ट्रांजैक्शन के पहले और बाद में डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में रहना चाहिए। आइसोलेशन, हर एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन से बिल्कुल आइसोलेट रहना चाहिए, क्योंकि जो ही नहीं ना कि एक ही ट्रांजैक्शन हुआ, हो सकता है किसी डेटाबेस में मल्टीपल ट्रांजैक्शन अप्लाई हो रहे हो, तो हर एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन से बिल्कुल जो है आइसोलेट रहना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, एक बार ट्रांजैक्शन जो है कमिटेड स्टेट जो अचीव कर ले उसके बाद में ये कमिटेड ही रहना चाहिए। ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका ट्रांजैक्शन फेलियर कंडीशन में चला जाता है तो फिर से रीट्रांजेक्ट होता है, यानी कि अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो इसे आप फिर से शुरू कर सकते हैं और तब तक इसे जो है बार बार ट्रांजैक्शन को परफॉर्म किया जाएगा जब तक कि हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट ना मिल जाए, यानी कि हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल ना हो जाए और सक्सेसफुल होने के बाद में जो है उसे कमिटेड ना कर दिया जाए। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं एटमोसिटी से। देखिए, किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर जो है अगर कोई जितने भी सेट ऑफ ऑपरेशन है, यानी जितने भी ऑपरेशन अप्लाई किए गए हैं वो सारे ऑपरेशन जो है या तो सक्सेसफुल होने चाहिए या सारे ही फेलियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और बाकी ऑपरेशन फेलियर हो गए ना, आप डेटाबेस को आप जो है शो कर दे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। किसी भी डेटाबेस के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन में आपने जब एक से ज्यादा ऑपरेशन लिए हैं तो सारे ऑपरेशन या तो सक्सेसफुल होंगे या सारे ही फेलियर होंगे। सपोज जैसे आपने कोई ट्रांजैक्शन लिया, उसके अंदर 3 ऑपरेशन थे, ऑपरेशन 1 सक्सेसफुल हो गया, ऑपरेशन 2 सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ऑपरेशन 3 फेलियर हो गया। तो अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे जैसे ही नंबर 3 जो है फेलियर हुआ, ऑटोमेटिक नंबर 1 और 2 भी फेलियर हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसा नहीं कि 1 और 2 को सक्सेसफुल दिखा रहे हो, ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल शो कर रहे हैं, तीनों ही ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाने चाहिए। तो सिंपल सा एटमोसिटी का मतलब ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन के टाइम पे होता है वो पूरे ट्रांजैक्शन पे अप्लाई होगा। अगर सक्सेसफुल हुआ तो पूरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा, अगर फेलियर हुआ तो पूरा ट्रांजैक्शन फेलियर होगा। और ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी ऑपरेशन है उन सबका सक्सेस या फेलियर होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन को जो है 1 यूनिट की तरह हम कंसीडर करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन पार्शियली एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये भी एटमोसिटी का ही कंसेप्ट है। यानी कि जैसा मैंने बताया कि जितने भी ऑपरेशन है ट्रांजैक्शन के अंदर सारे ही या तो सक्सेसफुल होने चाहिए या सारे ही फेलियर होने चाहिए। ठीक है, एटमोसिटी जो है इसके अंदर फिर से जो है 2 ऑपरेशन आते हैं। पहला होता है अबॉर्ट। ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर अबॉर्ट कर दिया जाए तो जो भी चेंजेस हुए हैं वो विजिबल नहीं होंगे। अबॉर्ट होने का मतलब ये हो गया कि जो आउटपुट आने वाला था उसको हमने ही रोक दिया है, हमने बीच स्टेज में ही जो है अभी तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, हमने उसको ट्रांजैक्शन को रोक दिया, अबॉर्ट कर दिया, तो जो भी आउटपुट आना चाहिए था, जो भी चेंजेस होने चाहिए तो वो नहीं होंगे। ठीक है, और कमिट का मतलब होता है कि जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो विजिबल होंगे, यानी कि हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है और जो भी आउटपुट जो आना चाहिए वो आ चुका है और ये सारे चेंजेस जो है विजिबल भी होंगे, परमानेंट स्टोर रहेंगे। तो ये होता है आपका एटमोसिटी। एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। सपोज क्या हुआ कि मैं मूवी टिकट ऑनलाइन बुक कर रहा हूँ और मैं पेमेंट स्टेज पे आ गया हूँ।
अब मुझे पेमेंट करना है, सपोज मेरे टिकट का पेमेंट है 500 रुपीज जो मुझे बुक करना है। अब यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, एक ट्रांजेक्शन T1 है और ट्रांजेक्शन T2 है। ठीक है, ट्रांजेक्शन T1 मेरा खुद का बैंक अकाउंट है, यानी मेरा अकाउंट जो है वो है X। ठीक है, इसमें से 500 लेस होंगे। ओके, और ट्रांजेक्शन T2 क्या कह रहा है कि वहां पे अकाउंट है Y, ये जो सर्विस प्रोवाइडर, जैसे सपोज बुक माई शो का बैंक अकाउंट है जहां पे पैसे जाएंगे, और पैसे जाने के बाद ही तो मेरा टिकट कंफर्म करेंगे। यानी यहाँ पे X जो है वो मेरा बैंक अकाउंट है और Y जो है वो जो है क्या बोलते हैं इनका बुक माई शो का जो है, जो मैं ऑनलाइन मूवी टिकट जिससे मैं बुक करा रहा हूँ उसका बैंक अकाउंट है। तो अब क्या हुआ, मेरे अकाउंट जैसे पहले ट्रांजेक्शन T1 परफॉर्म होगा, ऑब्वियस बात है ना, पहले मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे तो फिर जो है बुक माई शो के अकाउंट में जाएंगे। तो क्या हुआ, पहले T1 ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुआ जिसके अंदर X को रीड किया गया, यानी मेरे अकाउंट को रीड किया गया। सपोज जैसे मेरे अकाउंट के अंदर भी 10,000 पड़े थे, तो X इजिकल टू X माइनस 500 को लेस कर दिया। तो अब कितना बचा X के अंदर, 9,500 रुपए बचे। तो अब उस वैल्यू को राइट कर दिया गया, यानी कि 500 लेस हो गए। तो T1 कंप्लीट हो गया। T1 शुरू मतलब X की वैल्यू शुरुआत में क्या थी 10,000, ऑपरेशन क्या हुआ 500 लेस हो गए, नई वैल्यू क्या आई 9,500, तो इसको सेव कर दिया गया राइट X के थ्रू। अब इसके बाद में T2 स्टार्ट होगा। अब T2 के अंदर क्या रीड किया गया Y, सपोज जैसे कि Y की वैल्यू पहले थी 0, यानी कि बुक माई शो के अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो मैंने यहाँ से 500 ट्रांसफर कर दिए, तो Y इज इक्वल टू Y प्लस 500। तो वहां पे अब 0 प्लस 500 यानी कि 500 अपडेट हो गया है, और राइट Y यानी कि अब Y की वैल्यू कितनी है 500, पहले थी 0 अब हो गई 500। तो यहाँ पे क्या हुआ, एटमोसिटी का मतलब क्या हुआ कि सिंपल सा है कि T1 और T2 दोनों ही एग्जीक्यूट होने चाहिए। सपोज जैसे T1 एग्जीक्यूट हो गया, मेरे अकाउंट से 500 रुपए कट गए, लेकिन T2 जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो अब क्या होगा कि भाई 500 रुपए उनके पास नहीं पहुंचे, मतलब ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो गया, तो ये 500 वापस मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, अगर T1 सक्सेसफुल है और T2 फेलियर हो गया, ठीक है, तो इसे अबॉर्ट कर दिया जाएगा और जो 500 डिडक्ट हुए मेरे अकाउंट से वापस मेरे अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। ठीक है, अगर T2 सक्सेसफुल हो जाता तो उनके अकाउंट में 500 होते और मेरे अकाउंट में होता 9,500। ठीक है, तो ये दोनों का सक्सेसफुल होना जरूरी है। जबकि अगर T1 T2 में से एक भी फेलियर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सपोज जैसे मेरे अकाउंट से पैसे कट गए पर आगे पहुंचे ही नहीं, तो मुझे तो मूवी टिकट ही नहीं मिला। तो एटमोसिटी का मतलब ये हो गया कि सारे ट्रांजेक्शन या तो जो है किसी भी मतलब जितने भी जो ट्रांजेक्शन जो एक साथ काम कर रहे हैं वो सारे या तो जो है सक्सेसफुल होंगे या सारे ही फेलियर होंगे। तो ये होता है एटमोसिटी। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। ठीक है, देखिए कंसिस्टेंट स्टेट या कंसिस्टेंसी एक्चुअली होती क्या है। किसी भी डेटा का कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन जो डेटाबेस पे अप्लाई किया जा रहा है उसके पहले और बाद में डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा। ठीक है, सपोज जैसे मैं मूवी टिकट बुक करा रहा हूँ, जब तक मैंने मूवी टिकट बुक नहीं करा है तब तक जो है वहां पे 100 सीट्स खाली थी। मैंने 2 टिकट बुक करा दी, 2 सीट बुक करा दी, तो अब डेटाबेस अपडेट हो जाएगा और अभी सभी यूजर को जो है वहां पे 98 सीट्स शो होगी। तो ये होता है कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन ना करी जाए तो क्या होगा, पहले 100 सीट दिख रही थी मेरे साथ, और भी कई लोग अलग अलग लोग होंगे जो अपने अपने मोबाइल से टिकट बुक करा रहे हैं, तो सभी को 100 सीट दिख रही है। अब मैंने 2 टिकट बुक कर दी है, तो ये अपडेट मुझे तो पता है, लेकिन अगर बाकियों के डेटाबेस में ये अपडेट नहीं हुआ है तो उनको तो 100 सीट ही खाली दिख रही है, तो वो क्या करेंगे, हो सकता है गलती से वो वही सीट बुक कर दे जो मैंने बुक करी हो। इस तरह से डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इसे बचने के लिए क्या होगा, जैसे ही डेटाबेस में कोई भी चेंजेस हुए, किसी भी ट्रांजेक्शन के दौरान जो भी चेंजेस हुए, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते ही डेटाबेस को अपडेट कर दिया जाएगा और न्यू कंसिस्टेंट स्टेट अचीव कर दी जाएगी। यानी कि जैसे ही मैंने 2 टिकट बुक करा है तो बाकी सबका भी डेटाबेस सेल्फ अपडेट होगा, यानी जो डेटाबेस से जुड़े हुए वहां पे उनको सबको अपडेटेड जो है डेटाबेस शो होगा। उनको वहां पे 2 सीटें जो मैंने बुक करी 100 में से वो ग्रीन कलर में दिखेगी, यानी कि वो ग्रे कलर में दिखेगी, यानी कि वो बुक हो चुकी है। तो ये जो कंसिस्टेंसी होती है ये मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी ट्रांजेक्शन के पहले डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में ही होता है, तो जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद डेटाबेस वापस कंसिस्टेंट स्टेट में आ जाना चाहिए। एक और बात, ट्रांजेक्शन के पहले वाली कंसिस्टेंट स्टेट और ट्रांजेक्शन के बाद वाली कंसिस्टेंट स्टेट दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग होगी। हो सकता है ट्रांजेक्शन के बाद वाली जो कंसिस्टेंट स्टेट है उसकी वैल्यू जो पहले से ज्यादा हो या अलग हो, मतलब कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। सपोज जैसे कि मैंने मूवी टिकट बुक कराने के लिए मैंने ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया, उस समय तक 100 सीट थी, मैंने 2 टिकट बुक कराए, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद में नंबर ऑफ सीट्स कितना हो गया 98। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अब मैं वापस जाता हूँ, ठीक है, उसी ऐप में, और अब मैं देखता हूँ मैंने 2 टिकट बुक करा रखे हो, 98 सीट्स अभी बाकी है, लेकिन मैं क्या करता हूँ अपनी बुकिंग कैंसिल कर देता हूँ। तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद में क्या हो गया, सीट नंबर बढ़ गए, अब 98 से फिर से 100 हो गए।
तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया कि जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके पहले और बाद में जो भी चेंजेस है वो सभी को दिखने चाहिए, तभी डेटाबेस जो है कंसिस्टेंट स्टेट में बना रहेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए बात करें, सपोज कि मेरे अकाउंट में जो है ट्रांजेक्शन होने से पहले कितना पेमेंट था, 10,000। ठीक है, और साथ के साथ अगर बात करें अकाउंट वाई जो कि बुक माई शो का है, ठीक है, तो उसके अकाउंट में कितने थे, 0, तो टोटल मिला के अमाउंट कितना था, 10,000। ठीक है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, यानी मेरे अकाउंट से 500 रुपए कट गए और वो 500 रुपए जो है बुक माई शो के अकाउंट में चले गए। तो अब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद में बैलेंस कितना है, मेरे अकाउंट में 9,500 और बुक माई शो के अकाउंट में 500, तो भी टोटल वापस 10,000। यानी आप देखिए डेटाबेस पहले भी कंसिस्टेंट स्टेट में था, अभी भी कंसिस्टेंट स्टेट में है। अब यहाँ पे होता क्या है मैं आपको बताऊं, नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, मेरे अकाउंट से 5,000 लेस हो गए, ठीक है ना, 9,500 रुपए, लेकिन वो बुक माई शो के अकाउंट में पहुंचे ही नहीं, उनके बुक माई शो के वाई अकाउंट में पहुंचे ही नहीं, तो 9,500 प्लस 0, तो वैल्यू कितनी हो गई, 9,500। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि अकॉर्डिंग टू डेटाबेस मेरे अकाउंट में जो है 9,500 और बुक माई शो के अंदर जो है 500 होने चाहिए, लेकिन बुक माई शो में अभी भी 0 दिखा रहा है और मेरे अकाउंट में 9,500। तो ऐसा इसलिए हुआ कि ट्रांजेक्शन होने के बाद में डेटाबेस फिर से कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं पहुंचा और इस वजह से अब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो डेटाबेस के अंदर जो है कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। अब बात करते हैं आइसोलेशन की। देखिए आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन का एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी डेटा काम में आ रहा है उस ट्रांजेक्शन के अंदर, तो कोई दूसरा ट्रांजेक्शन उस डेटा को यूज नहीं कर सकता। कैसे कि किसी भी डेटाबेस के अंदर कोई डेटा लिया, उस पर कोई ट्रांजेक्शन अप्लाई किया, तो ट्रांजेक्शन उस डेटा के ऊपर अप्लाई हो रहा है, लेकिन जब तक वो पहला वाला ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा वो डेटा दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। एक बार जब पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया तब जाकर के डेटा जो दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, सपोज जैसे दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2 और ये किसी एक डेटा पे अप्लाई, उस डेटा सेट को मैं नाम दे रहा हूं सपोज A, मैंने डेटाबेस के अंदर से एक डेटा सेट ले लिया A, उसके ऊपर मैंने T1 अप्लाई कर दिया। अब जब तक T1 जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, T1 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तब तक जो है वो जितना भी जो डेटा आइटम है मेरा, ठीक है, A जैसे यहाँ पे मैंने X दे रखा है, तो वो जो A जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। और कोई T2 ट्रांजेक्शन आ गया, उसको भी A पे ही अप्लाई करना है, लेकिन अब उसको वेट करना पड़ेगा जब तक T1 एंड ना हो। एक बार T1 एंड हो गया देन उसके बाद में डेटा सेट जो है, डेटा आइटम जो है वो A जो है फ्री हो गया, अब T2 उस पर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर अगर हम बात करें कॉन्करेंसी कंट्रोल सब सिस्टम जो है डेटाबेस का, ये आइसोलेशन प्रॉपर्टी को मैनेज रखता है। अभी कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है ये हम आने वाले वीडियोस में जल्दी देखेंगे। ठीक है, सपोज जैसे यहाँ पे देखिए T1 और T2, यहाँ पे X की वैल्यू जो है, सपोज जैसे वही वाला होगा मेरे अकाउंट से जो 500 कटे, ठीक है, एंड वो 500 कहाँ गए, बुक माई शो के अंदर। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि सपोज जैसे पहले T1 परफॉर्म होगा, एग्जीक्यूट पहले T1 होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे तभी तो आगे जाएंगे। तो T1 एग्जीक्यूट हुआ, रीड X, सपोज मेरे अकाउंट में 10,000 पड़े, यहाँ से 500 लेस हो गया, तो अब मेरे अकाउंट में कितने बचने चाहिए, 9,500, तो 500 लेस हो गया है और 9,500, यानी कि दो आउटपुट आ रहे हैं, एक तो 500 मेरे अकाउंट से चले गए बुक माई शो के अंदर, दूसरा क्या आ रहा है, अब मेरे अकाउंट में 9,500 रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद में ही जो ये 500 वाली वैल्यू है ये फ्री होगी एंड देन ये इधर आएगी। अब यहाँ पे जो है 500 अपडेट हो रहे हैं, यानी कि डेटा आइटम क्या है कि 500 का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर 500 जो है अभी फिलहाल T1 एग्जीक्यूट हुआ है, तब तक इस वाली बफर वैल्यू को, इस 500 वाली बफर वैल्यू को जो है T2 एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अगर T1 के एग्जीक्यूट होने से पहले T2 एग्जीक्यूट हो रहा है या उसके साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जब तक मेरे अकाउंट से पैसा कटा ही नहीं तो वहां पहुंचेगा ही नहीं, तो यहाँ बफर वैल्यू 0 रहेगी। और अगर किसी भी रीजन की वजह से ये सपोज इस वाले 500 को यहाँ पे साथ के साथ एग्जीक्यूट करा, इसका मतलब समझ रहे हैं, मेरे अकाउंट से 500 रुपए कटे ही नहीं, मेरे अकाउंट में 10,000 ही पड़े, पर वहां पे समाव पता नहीं कैसे जो है बुक माई शो के अंदर 500 पहुंच गए और मेरे नाम पे टिकट बुक हो गया। ठीक है, ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो सकता है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर पहला ट्रांजेक्शन T1 अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो जिस भी डेटा के ऊपर अप्लाई हुआ है वो डेटा T2 को तब तक नहीं मिलेगा जब तक T1 कंप्लीट ना हो जाए। किसी भी रीजन की वजह से अगर T1 फेलियर हो गया तो T2 वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं होगा ड्यू टू एटमोसिटी प्रॉपर्टी जो हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। देखिए ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब भी आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, तो जो भी डेटाबेस के अंदर जो अपडेट्स हुए हैं, मॉडिफिकेशन हुए हैं, इनको परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, एंड देन इनको जो है डेटाबेस के अंदर परमानेंटली अपडेट कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों, ताकि जो है डेटाबेस जो है वो अपडेट कंडीशन में आ जाए।
कैसे? मैंने 2 मूवी टिकट बुक कराया, टिकट बुक कराने से पहले टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स था 100, मैंने 2 टिकट बुक कराया, लेकिन अगर ये डेटा स्टोर नहीं हुआ, अपडेट डेटा स्टोर नहीं हुआ, तो मेरे को तो 2 टिकट मिल गए पर सबको अभी भी 100 सीट ही दिख रही है। तो पता लगा 1000 लोगों ने टिकट बुक करा दी, सिनेमा हॉल की कैपेसिटी 100 सीट्स की, 1000 लोगों ने बुक करा दी, क्यों? और अभी भी वहां 100 सीटें खाली दिख रही है, क्योंकि अपडेट सेव नहीं हो रहा है। तो ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद में जो भी अपडेट्स और मॉडिफिकेशन डेटाबेस के अंदर हुए हैं उनको परमानेंटली स्टोर कर दो, एंड देन उसके बाद में जो है ट्रांजेक्शन को डेटाबेस को जो है कंसिस्टेंट स्टेट के अंदर ले आओ। ठीक है, तो ये जो अपडेट्स होते हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, सपोज जैसे मैं बुक माई शो पे टिकट बुक करा रहा हूँ, तो हकीकत में बुक माई शो की वेबसाइट से जो डेटा जो है वो मेरे मोबाइल में ट्रांसफर नहीं हो रहा, बल्कि एक टेम्परेरी कॉपी जो है मेरे मोबाइल में चल रही है। तो यहाँ पे मैंने जो भी चेंजेस किए हैं, देन पेमेंट कर दिया, डन कर दिया, कमिट कर दिया, उसके बाद में ये चेंजेस जो है वापस बुक माई शो की साइट पे वेबसाइट पे गए एंड वहां उनके परमानेंट स्टोरेज के अंदर सेव हो गए। यानी कि यहाँ पे जो मेन मेमोरी में जो ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी बफरिंग हो रही थी, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे मेन मेमोरी में, वहां से इनको फिर से कंप्लीट हो जाने के बाद में, ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल हो जाने के बाद में, ये सारे चेंजेस कहाँ जाकर के सेव होते हैं? उसकी सेकेंडरी मेमोरी में, और ये परमानेंट डेटाबेस जो है अपडेट हो जाता है। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जो भी ट्रांजेक्शन आपने परफॉर्म किया है वो हमेशा आपके जो डेटा सेट के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुआ उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं, अगर वो कमिटेड स्टेट में आ गए हैं, सक्सेसफुल हो गए, वो कमिट कर दिए गए हैं, तो इन चेंजेस को परमानेंटली स्टोर कर दो। ठीक है, ताकि डेटाबेस जो है वो ड्यूरेबल रहे। इवन अगर सिस्टम फेलियर हो गया तो भी, सिस्टम फेलियर होने के पहले जो भी कमिटेड स्टेट्स थी वो हमेशा वहां एग्जिस्ट करेगी, तो डेटाबेस हमेशा मुझे ड्यूरेबल कंडीशन में मिलेगा। तो इस तरह से इस वाले वीडियोस में हमने देखी एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये एसिड प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी अभी भी कोई आपके मन में कोई क्वेरी या कोई डाउट है या कोई सजेशन या फीडबैक है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। हमने अभी तक जितने वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।